अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि सुबह तमाम इंसानों के लिए सलामती का बाइस बनेगी। एक नए हफ्ते का आगाज़ हुआ चाहता है और नए हफ्ते के आगाज़ पर हम सब आपकी खैर आफियत के लिए दुआ गो हैं। आज के प्रोग्राम में बहुत सी खबरें, बहुत से मामलात आपके साथ शेयर करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर सुमरा और सुलेमान चौधरी लाहौर से, ज़हीर अब्बास मुल्तान से, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं अजहर जतोई, इकराम होती और सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ सोहेल इकबाल भट्टी साहब। तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। आप सबसे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले जो इंतहाई अहम मामला बिलखुसूस कसूर में एक वाक़या रूनुमा हुआ और जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के दिल दहला दिए थे, और वो था ज़ैनब के साथ पहले ज़्यादती और मासूम ज़ैनब का बाद में कत्ल। अच्छा, बात यह है कि पंजाब में जो है 2015 में पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी बनाई गई थी एक एक्ट के तहत, जिसका मकसद ये था कि जो पंजाब के बड़े जो डिवीज़नल हेडक्वार्टर हैं वहाँ पर और जो हसास अजला हैं वहाँ पर जो है CCTV कैमरेज़ लगाए जाएंगे, जिससे कमांड एंड कंट्रोल और कम्युनिकेशन सिस्टम को बेहतर किया जाएगा। पुलिस सर्विस डिलीवरी को बेहतर किया जाएगा। इसके अलावा हंगामों की सूरत में जो अमलाक को नुकसान होता है उसको मॉनिटर किया जाएगा, जलसे जुलूसों को मॉनिटर किया जाएगा। और इससे ये अंदाज़ा लगाया गया था कि 20% जो स्ट्रीट क्राइम है या दूसरा क्राइम है और दहशत गर्दी है उसमें कमी वाक़या होगी। इसके तहत लाहौर में जो है 17.5 अरब रुपए की लागत से जो है 8,000 के करीब कैमरे जो हैं अहम शाहराहों पर, अहम मकामात पर, इसके बाद होटल्स के बाद, रेलवे स्टेशन के बाद और अहम मार्केट्स में लगाए गए। इसी तरह लाहौर का ही हिस्सा जो था वो कसूर है और शेखुपुरा है, क्योंकि लाहौर डिवीज़न में 3 अजला हैं, लाहौर है, कसूर है, शेखुपुरा। जनवरी 2018 में ये फैसला किया गया कि दूसरे फेज़ में जो है वो कसूर में, क्योंकि कसूर में जो है ज़ैनब कत्ल केस जो हुआ था उसके अलावा जो है वहाँ पर बदफेली के जो वाक़यात थे वो बहुत बेतहाशा रिपोर्ट हुए थे और उन पर कार्रवाई भी हुई थी। और इसलिए फ़ैसला किया गया कि पूरे कसूर में 500 मकामात, जिनमें पार्क्स हैं, जिनमें पेट्रोल पंप हैं और बिजी जो है मार्केट्स हैं, इसके अलावा और जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर कैमरे लगाए जाएंगे और इन कैमरों के ज़रिए जो है वो 24 घंटे मॉनिटर किया जाएगा और क्रिमिनल जो हैं या जराइम पेशा अफराद हैं उनकी निशानदेही की जाएगी और उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। ट्रैफिक की रवानी के लिए ई चलान के हवाले से और इसके अलावा दूसरे जो मामलात हैं और मुश्तबा अफराद पर नज़र रखने के हवाले से ये बहुत सारा कारगर साबित होगा। लेकिन हुकूमत की तरफ से जब फंड्स फराहम नहीं किए गए तो ये मनसूबा अब तअत्तल का शिकार है, जिससे जो इन्होंने टारगेट फ़िक्स किए थे वो टारगेट अब पूरे होते हुए नज़र नहीं आते। लेकिन लाहौर में जो 8,000 के करीब कैमरे लगाए गए हैं उनके बारे में उनकी थोड़ा सा एफिशिएंसी का भी इशू आ रहा है, क्योंकि इसके जो टारगेट रखा गया था उसमें ये कहा गया था कि ये जो कैमरे हैं इनसे 24 घंटे कमांड जो रूम्स होंगे वहाँ से मॉनिटर किया जाएगा और जो सस्पेक्ट अफराद होंगे किसी भी बाज़ार में गली में फिर रहे होंगे, सड़कों पे फिर रहे होंगे, इसके अलावा चोरीशुदा गाड़ियाँ या मुश्तबा गाड़ियाँ जो हैं उनको फौरी स्पॉट करेंगे। लेकिन लाहौर में इस तरह के वाक़यात हुए हैं कि तकरीबन 17.5 अरब रुपए से ये मंसूबा लगाया गया है कि गाड़ियाँ चोरी हुई हैं, वो सारा दिन कैमरों में आती रही हैं लेकिन ना वो स्पॉट हुई, ना अलार्म हुई, ना पुलिस मुतहर्रक हुई। और कहा यह जा रहा है कि ज़राए ये कहते हैं। साहब बताइए, जो कसूर के अंदर कैमरे लगाने का मामला था, जो नवंबर का हदफ था वो तो पूरा नहीं हो सका, तो पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने अब आपको क्या कोई नई टाइमलाइन तजवीज़ की है? ये बताइए कि कब तक ये मंसूबा कसूर में मुकम्मल हो सकेगा। और उसके साथ ये भी बताइएगा लाहौर तक जहां पर पहला जब मंसूबा यहां से शुरू हुआ, यहां पर भी अरबों रुपए के खर्च करने के बाद CCTV कैमरे लगे, लेकिन ये मंसूबा मुकम्मल तौर पर फ़ाल नहीं है। कहीं पर कैमरे लगना बाकी हैं और जहां पर कैमरे लगे हैं वो मुकम्मल तौर पर फ़ाल नहीं है, तो उसकी क्या वजूहात हैं? जी बिल्कुल ऐसे है। कसूर के हवाले से मुझे जो है ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं उनसे मेरी जब बात हुई तो उन्होंने कहा ये हुकूमत की तरजीहात में लगता है शामिल नहीं है, जब हुकूमत फ़ंड्स फ्राहम करेगी तो हम मनसूबा कंप्लीट कर लेंगे। उन्होंने कहा कि 10% इस पर काम हो चुका है, अभी 90% काम होना बाकी है। अगर आज फ़ंड्स फ्राहम किया जाए, जो उन्होंने ख़त लिखा है हुकूमत पंजाब को, उनमें कहा है कि अगर आप ये फ़ंड्स फ्राहम 2 अरब के नहीं करते ये मनसूबा तअत्तल का शिकार होगा और ये अपने टारगेट भी पूरे नहीं कर सकेगा। और कसूर में जो जराइम की नेचर है वो जिस तरह का जराइम है, बच्चों से बदफेली के वाक़यात बहुत ज़्यादा मुकदमा सामने आए हैं। इसके अलावा ज़ैनब के
8 बच्चियों का कत्ल भी सामने आया था। अब उन्होंने कहा है कि कसूर के जो शहरी हैं, 34 लाख की जो आबादी है, उनकी ज़िंदगी जो है वो महफूज नहीं है। इसके अलावा जो लाहौर का आपने बात की है, लाहौर में 8000 कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन वो इतने एफिशिएंट नहीं है। अगर लाहौर में कोई गाड़ी चोरी होती है, वो सारा दिन इन कैमरों की नज़र में रहती है, लेकिन कभी भी वो मशकूक के तौर पर स्पॉट नहीं हुई, अलार्म नहीं हुई, और ना ही उसके कहने पर ये सेफ सिटी की जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके मुतहर्रक होने पर पुलिस कभी मुतहर्रक होकर उनको जो है चोरों को पकड़ सकी है। वो बड़ी सेफली लाहौर से गाड़ियाँ चोरी करके एक जो है वो ले जाते हैं। ख़ासकर एक ग्रोह है जो उकाड़ा से ऑपरेट हो रहा है, लाहौर से रोज़ाना 2-3 गाड़ियाँ उठाता है, सारा दिन लाहौर में असल नंबर प्लेट से घूमती हैं, उसके बाद वो चली जाती हैं। इस तरह मंसूबा तो मुकम्मल लाहौर का हो गया। कई जगह पर कैमरे ख़राब हैं, कई जगह पर कैमरों की बैटरी चोरी हो चुकी है। अब अंदाज़ा लगा लें कि सेफ सिटी ने आवाम की जो है जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना है, उनकी अपनी बैटरीज चोरी हो रही हैं, उनके कैमरेज चोरी हो रही हैं। इतनी गलत यानी आप लगा नाकस किस्म की मनसूबाबंदी है। और जो तब्दीली सरकार पंजाब की है, इनकी प्रायोरिटी का अंदाज़ा लगा लें कि बाकी मनसूबा जात के लिए 52 अरब रुपये जारी किए गए, लेकिन सेफ सिटी के पैसे अभी तक जारी नहीं हुए, जिसकी वजह से ये तातल का शिकार है। ठीक, सुमरा साहब, बड़ा डिटेल आपने बताया सेफ सिटी प्रोजेक्ट। एक तो कसूर में वो खटाई में पड़ गया, दूसरा जो लाहौर में है वो भी उस तरीके से एफिशिएंट नहीं है जिस तरह तवक्को की जा रही थी, या जिस तरीके से 17 अरब 52 करोड़ रुपए लगाने के बाद लाहौर शहर के बासियों को जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम हो सकता था इसकी मदद से। एक और इंतहाई अहम मामला है, और 1200 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा। इससे पहले हम बात करते रहे कि पावर सेक्टर में गर्दिशी कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, फिर ये बातें भी हुई कि बिजली के निर्ख अब बढ़ गए हैं तो ये गर्दिशी कर्जा कुछ कम होगा या इसमें कुछ ठहराव आएगा, लेकिन ये सब बातें ही मालूम हुई। बट सब आपकी तरफ आऊँगा। दूसरी जानिब पावर सेक्टर मालिकान सालाना 92 न्यूज़ में भी ये खबर पब्लिश है, आप ही की खबर है कि 50 अरब इजाफी मुनाफा कमा चुके हैं, और आप कह रहे हैं कि ये विंडफॉल के जरिए ये मुनाफा कमाया गया है। ज़रा ये भी समझा दें कि विंडफॉल होता क्या है, और दूसरा यहाँ पे कारीगरी क्या हुई है। फैसल, देखिए 21 नवंबर को हमने ये स्टोरी की थी कि नेपरा ने अब ये फैसला कर लिया है कि 2 साल कबल जो एक अमल शुरू किया गया था कि पावर सेक्टर के मालकान के जो मुनाफे की शरह है उसमें कमी लाई जाए, चूँकि ये एक स्टडी करवाई गई इक्तिसादी राब्ता कमेटी के सामने ये दादोशुमार लाए गए कि पाकिस्तान के अंदर पावर सेक्टर के अंदर काम करने वाली कंपनियों और मालकान को जो इंसेंटिव और जो मुनाफे की पेशकश की गई है उसकी मिसाल दुनिया भर में कहीं नहीं मिलती। बहुत हायर साइड के ऊपर प्रॉफिट की शरह है जिसको रिव्यू करने की अशद जरूरत है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने हिदायत की कि बिजली के निर्खों में कमी लानी है, आवाम को रिलीफ देना है। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने यह मामला टेकअप किया, और जिसके नतीजे में ये बात सामने आई कि नेपरा ने अक्टूबर 2016 में इस अमल का आगाज किया था कि पावर सेक्टर के मालकान के मुनाफे में कुछ कमी लाई जाए बतदरीज, लेकिन उसके बाद ये प्रोसेस रोक दिया गया, जिसके नतीजे में हमने देखा कि बिजली के निर्खों में मुसलसल इजाफा होता रहा। गर्दिशी कर्जा 1200 अरब रुपए की सतह को टच कर चुका है, और उसके साथ कौमी खजाने के ऊपर भी भारी सब्सिडी का बोझ है। इन सारे मसाइल से निपटने के लिए नेपरा ने जब ये प्रोसेस दोबारा शुरू किया तो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से नेपरा ने आरा तलब की, और उसके बाद हतमी तौर के ऊपर एक समाअत के बाद नेपरा ने फैसला जारी करना था। जो हमें सरकारी दस्तावेज मसूल हुई हैं, अगरचे कि नेपरा की जानिब से पावर सेक्टर के मालकान के मुनाफे में 4.5% कमी की तजवीज़ दी गई थी, जिसके नतीजे में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने और IPPs के मालकान ने पावर सेक्टर के जो शोबे में जो मुनाफे की शरह है वो कम करने की बजाय उसमें मजीद इजाफे की सिफारिश की है। ये बड़ा हैरान कुन अमल है। ताहम दूसरी जानिब कुछ ऐसी कंपनियां जो कि इस दुनिया भर के अंदर पावर सेक्टर्स के शोबे से मुतल्लिक काम करती हैं, अमेरिका के अंदर काम करती हैं, मिडल ईस्ट में और पाकिस्तान में, उन्होंने नेपरा के अंदर जो अपनी वर्किंग जमा करवाई है उसके अंदर इस बात का इंकिशाफ हुआ है कि ये तो एक बात इस्टेब्लिश हो चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर पावर सेक्टर के अंदर काम करने वाली कंपनियों को दुनिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में मुनाफा सबसे ज्यादा मिल रहा है, जो कि इस गरीब आवाम के ऊपर और मुल्क की मौशत के ऊपर बोझ है। तो हम एक और सबसे बड़ा जो पॉइंट आउट किया गया है इसके अंदर फ्लॉ, वो ये है कि 2005 के अंदर पावर सेक्टर के 62 मालकान ने 62 लॉबी ने पेप्को के अंदर मौजूद उस वक्त के अफसरान के जरिए वफाकी हुकूमत को कन्विंस किया कि जो एक्सचेंज रेट की तब्दीली के नतीजे में जो हुकूमत उसका बेनिफिट देती है, जो ओवरऑल उनके फ्यूल कॉस्ट कंपोनेंट का हिस्सा होता है, लेकिन जो मालकान अपनी इक्विटी उस मंसूबे के अंदर शामिल करते हैं, उस इक्विटी के ऊपर जो रेट ऑफ रिटर्न है उसके ऊपर भी एक्सचेंज रेट में जो कमी पेशी होती है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो वफाकी हुकूमत को कन्विंस किया गया, जिसके नतीजे में नेपरा को कहा गया कि आप ये डबल काउंटिंग का आप इसके ऊपर एप्लीकेबल हो करें,
यानी कि जो ओवरऑल प्रोजेक्ट की लागत के हवाले से, फ्यूल कॉस्ट के हवाले से जो एक्सचेंज रेट की तब्दीली होती थी वो भी आप वसूल करे थे, और जो पावर प्लांट्स के मालकान ने जो उन्होंने अपना इक्विटी के ऊपर जो मुनाफा कमाना है, मुनाफा हासिल करना है, उसके ऊपर भी वेरिएशन को लिंक कर दिया गया एक्सचेंज रेट के साथ। उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि इस इकदाम के नतीजे में इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन मिलेगी, पावर सेक्टर के अंदर मजीद सरमायाकारी होगी, और 2005 के बाद ये प्रोजेक्शन की गई थी कि पाकिस्तान में बिजली की किल्लत में आइंदा आने वाले सालों में इजाफा होगा। अगर हमने ये इकदाम कर दिया तो इसके नतीजे के अंदर पावर सेक्टर के मालकान को एक कंफर्ट लेवल मिलेगा। इस कंपनी ने अपनी तमाम वर्किंग नेपरा में जमा करवाई और नेपरा ने ये वर्किंग एक्सेप्ट की है, जिसके अंदर ये इंकशाफ हुआ है कि उस वजह 2005 में जो फैसला किया गया, जो एक्सचेंज रेट का फार्मूला तब्दील किया गया, फैसल साहब, उस इकदाम के नतीजे में पावर सेक्टर के मालकान जो पहले ही 17% मुनाफा हासिल कर रहे थे, उनके मुनाफे में 4.85% फौरी तौर के ऊपर मजीद इजाफा हो गया। और इस डबल काउंटिंग की एक टर्म के नतीजे में कौमी खजाने को, इस मुल्क के गरीब आवाम को और मुल्क की मईशत को 50 अरब रुपए का बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। ये कम से कम बोझ की बात की गई है। जो उनका लेजिटिमेट प्रॉफिट है वो एक तरफ, लेकिन उसके ओवर एंड अबव जो लेजिटिमेट प्रॉफिट है उससे ओवर एंड अबव 50 अरब रुपए इजाफी मुनाफा कमा रहे हैं, जिसको विंडफॉल प्रॉफिट का नाम दिया गया है। ये सारा प्रोसेस नेपरा ने राह हासिल कर ली है। नेपरा का कोरम खत्म टूट गया था, जैसे कि चेयरमैन नेपरा के रिटायर होने के नतीजे में हमने स्टोरी की थी, लेकिन गुज़श्ता रोज वफाकी हुकूमत की जानिब से रफीक शेख साहब को मेंबर सिंध अपॉइंट कर दिया गया है। नेपरा का कोरम मुकम्मल हो गया है और इस बात का इम्कान है कि रवां हफ्ते के दौरान नेपरा इस मामले की समाअत करने के बाद अपना हतमी फैसला जारी करेगी, जिसके नतीजे में नए पावर प्लांट्स के ऊपर मालकान के मुनाफे के ऊपर जो उसकी मुनाफे की मौजूदा शरह है, जो दुनिया के तमाम ममालिक के मुकाबले में सबसे ज्यादा है, उसके ऊपर एक बड़ी कटौती की जाएगी। ठीक, भट्टी साहब, एक जानिब पावर मालिकान जो हैं वो 50 अरब रुपए इजाफी मुनाफा कमा रहे हैं, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो पावर सप्लाई कंपनीज हैं उनके जगह हैं और सरकारी इदारे उनको वाजिबात अदा नहीं कर रहे हैं। ज़हीर अब्बास मुल्तान से हमारे साथ मौजूद हैं। ज़हीर, मैप्को में भी कुछ इसी तरह का सिलसिला है। 1 अरब 45 करोड़ 15 करोड़ 46 लाख रुपए के जो वाजिबात हैं वो इन इदारों के जिम्मे हैं। बताइएगा कौन कौन से सरकारी इदारे हैं जो अभी तक मैप्को के नादहिंदा हैं और वजह क्या है, और मैप्को के लिए इन इदारों के खिलाफ कार्रवाई करना मुश्किल क्यों है? ये तो थोड़ा बहुत सियासी असर रसूख की बात कर ले, फिर महकमाना जो आपस में राब्ता होता है उसकी वजह से भी बहुत का ढील देनी पड़ती है। यही वजह है कि मैप्को काम जो है वो अपने मुस्तकिल नादहिंदा जो सरकारी महकमे उनसे वाजबात वसूल करने में नाकाम हो चुके हैं। अगर बात की जाए ओवरऑल जो सरकारी महकमों ने इनके पैसे दबा रखे मैप्को के, वो 1 अरब 15 करोड़ और 46 लाख रुपए है। जो सबसे ज्यादा डिफॉल्टर महकमा है सरकारी वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, जिसने 17 करोड़ रुपए जो है अभी तक वाजबात की मद में मैप्को के अदा करने। इसके साथ साथ जो टीएमए है उसने भी 12 करोड़ रुपए जो है वो अदा करने हैं। जामिया ज़करिया की बात करें जो जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो 11 करोड़ रुपए जामिया ज़करिया ने भी मैप्को के वाजबात की मद में अदा करने हैं। इसी तरह बात करें बहावलपुर की जो इस्लामी यूनिवर्सिटी है तो उन्होंने भी 1 करोड़ 47 लाख रुपए मैप्को के अदा करने। उसके साथ साथ वासा जो है, वासा 11 करोड़ का नादहिंदा है। तो मैप्को काम की जानिब से काफी दफा जो है नोटिस भी जारी किए। इस दफा तो ये फैसला किया गया है कि अगर तमाम सरकारी महकमे जो नादहिंदा उन्होंने वाजबात अदा ना किए तो उनकी बिजली भी मुनक़ता कर दी जाएगी। पिछले दिनों में ये देखने में आया कि निश्तर अस्पताल जो जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा अस्पताल है, उन्होंने भी 1 करोड़ से ज्यादा के वाजबात अदा करने थे, लेकिन इंसानी हमदर्दी के तहत आखिरी नोटिस मसूल होने के बावजूद जो मैप्को काम है उन्होंने बिजली मुनक़ता नहीं की। इसी तरह के जो है वो देखने के मामला सामने आते हैं। जामिया ज़करिया जो है वो भी काफी अरसे से मैप्को का डिफॉल्टर है, लेकिन वाजबात अदा नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से मैप्को को भी मालिक सारे का सामना है। इसका जो सारा फिर बोझ है वो आम सार्फिन पे डाल दिया जाता है। डिटेक्शन बिल पॉलिसी की मद में आम सार्फ को जो है वो सारा पूरा करना पड़ता है। जो बेचारा सार्फ 100 यूनिट खर्च करता है उसे पता चलता है कि उसे 200 यूनिट का बिल आ गया है। इसी तरह अगर बात करें लाइन लासत की, तो लाइन लासत की मद में भी
जो मैप्को को है वो 6 माह में 2 अरब से ज्यादा यूनिट जो है इनके चोरी किए गए या लाइन लॉसेस की नजर हो गई, जिसकी वजह से मैप्को को काफी खसारा बर्दाश्त करना पड़ा। अल्टीमेटली उसका बोझ है वो भी आम सारिफ पे डाला गया। मुल्तान सर्कल की अगर बात करें, मैप्को के टोटल 13 सर्कल है, लेकिन जो सबसे ज्यादा बिजली चोरी हुई वो मुल्तान सर्कल में हुई। 25 करोड़ से ज्यादा यूनिट जो है वो 6 माह के दौरान चोरी हुए। उसका जो खमियाजा है वो आम सारिफ को इस तरह भुगतना पड़ा कि 49 करोड़ रुपए जो है वो डिटेक्शन बिल पॉलिसी की मद में आम सार्फिन से वसूल किए गए। अच्छा ज़हीर अब्बास, ये बताइएगा कि पंजाब की 5 तकसीमकार कंपनियों के मुकाबले में बिजली चोरी की सबसे ज्यादा शरह भी मैप्को में और वसूली की शरह सबसे कम मैप्को में है। तो मैप्को के सीईओ या उनकी पूरी टीम जिनके पास इतना बड़ा स्टाफ है, वो किस तरीके के साथ अपनी पुअर प्लान करते हैं कि ना तो वो रिकवरी कर पाते हैं ना बिजली चोरी को रोक पाते हैं। आम सारिफ अगर मुकर्रर वक्त पर बिल अदा ना करे तो 1 माह के बाद उसका मीटर डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो बड़े बड़े सरकारी इदारे हैं, उनके जो सरबराहान है, उनके दफातर की अगर बिजली मैप्को मुनक़दा करे और वो 2-3 माह हीटर या एसी चलाने से महरूम रहें तो फौरी तौर के ऊपर बिल अदा कर देंगे। तो मैप्को की जानिब से सुस्ती कहां पर बरती जा रही है? जी, मैप्को काम से जब बात होती है तो उनकी तरफ से दावे तो किए जाते हैं कि रिकवरी को बेहतर बनाने के लिए मनसूबाबंदी की जा रही है। पिछले दिनों कुछ जो एक्सियन हजरात थे उनको इन्होंने शो का नोटिस भी जारी किए कि वो बिजली चोरी पर काबू नहीं पा सके, ना ही रिकवरी को बेहतर कर सके। लेकिन शो का नोटिस के बाद देखने में ये बात आई कि 1 महीना गुजर चुका है शो का नोटिस को, उसके बावजूद जितने भी सर्कल्स में बिजली चोरी पे काबू नहीं पाया जा सका, उनके जो एहल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इक्का दुक्का कार्रवाई सामने आई है। ज्यादा इनकी तरफ से मौकफ दिया जाता है कि जो कच्चे के इलाके हैं, जो दूर दराज के इलाके, वहां पर उस तरह से मैप्को काम जो है उनके पास स्टाफ नहीं है, जिसकी वजह से बिजली चोरी जो है उस पर काबू पाया जाना जो है वो मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। इन्हें या तो स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा या फिर इस तरह का लाए अमल इख्तियार करना पड़ेगा कि आम सारिफ की तरह अगर आम सारिफ 1 महीने 2 महीने बिल ना जमा पावर डिवीजन की जानिब से तमाम तकसीमकार कंपनियों को जिसमें मैप्को भी शामिल है, उन्हें वाज़ेह तौर के ऊपर एक डेडलाइन दी गई है कि 100% रिकवरी को यकीनी बनाएं। तो मैप्को हुकाम ने इस नई हदायत की रोशनी में अब इन सरकारी इदारों से रिकवरी का कोई टाइम लाइन सेट किया है कि कितने अरसे के दौरान हम ये तमाम वाजबात रिकवर कर लेंगे? जी, इस दफा जो इन्होंने बिल भेजे तमाम सरकारी महकमों को, तो उसके ऊपर ही आखिरी नोटिस जो है उसका मेंशन कर दिया कि ये आखिरी नोटिस है। अगर इस दफा भी बिजली के बिल आप लोगों ने जमा ना करवाए तो आपके जितने भी सरकारी महकमे उनके कनेक्शन जो मुनक़ता कर दिए जाएंगे। उसमें तकरीबन सारे इदारे, महकमा ज़राअत भी आ जाता है, पुलिस भी, एसपी है, हमारी जो अदालतें हैं, उसके अलावा वास्ता है, जामिया ज़करिया है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर है, टीएमएस के मुख्तलिफ जो रीजन पर बड़ा डिटेल आपने बताया है कि मैप्को हुकाम अभी तक तकरीबन 1 करोड़ 46 लाख रुपए की जो वाजिबात हैं वो वसूल करने में नाकाम हैं और नादहिंदा सरकारी महकमे हैं बड़ी तादाद में। एक और इंतहाई अहम मामला अपने प्रोग्राम में बारहा हम तस्करा करते रहे, कस्टम प्रिवेंटिव की कार्रवाइयों का भी तस्करा करते रहे और बिलखुसूस अब जो शिपिंग कंपनीज हैं उनके खिलाफ सिंध हुकूमत भी खासी मुतहर्रिक है। सिंध सेल्स टैक्स ब्राइस सर्विसेज एक्ट 2011 के तहत इन कंपनियों के खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई क्या बल्कि सेल्स टैक्स वसूल किया जा रहा है। बट इसम कितना हदफ है, कितना रेवेन्यू सिंध गवर्नमेंट को आ सकता है? फैसल, हमने इस मामले को मुसलसल टेकअप किया कि सिंध के अंदर काम करने वाली वो कंपनियां जो शिपिंग से वाबस्ता हैं या दीगर ऐसे शोबों के अंदर सर्विसेज फराहम कर रही हैं, उनके ऊपर सिंध सेल टैक्स ब्राइस सर्विसेज एक्ट 2011 के मुताबिक उनके ऊपर लाजिम है कि वो 13% सेल टैक्स जमा करवाएं। लेकिन उसके बावजूद बेशुमार कंपनियां मुख्तलिफ हटकंडों के जरिए से सेल टैक्स चोरी करने में मुलविस हैं। पहले 2011 के बाद मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से मरलावार सेल टैक्स की अदायगी का अमल शुरू किया गया, फिर मामला अदालतों में गया, लिटिगेशन हुई, मामला सिंध हाई कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन अल्टीमेटली गुज़श्ता साल ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचा था, जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले की वजाहत कर दी थी और जो सिंध हाई कोर्ट का फैसला था वो गैर मुअस्सर हो गया। तो उस मामले के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, जिसके नतीजे में मेक्स पाकिस्तान शिपिंग कंपनी समेत तमाम दीगर शिपिंग कंपनियों, उनके एजेंट्स और फॉरवर्डिंग जो एजेंट्स होते हैं जो मुख्तलिफ अशिया आगे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तरसील करते हैं, उनके ऊपर इस कानून के मुताबिक 13% सेल टैक्स की अदायगी लाजिम हो गई। लेकिन हैरान कुन तौर के ऊपर हमें सिंध रेवेन्यू बोर्ड के हुकाम ने इस बात की
तस्दीक की थी कि मेर्स्क शिपिंग कंपनी समेत दीगर और कुछ कंपनी हैं जो कि सेल टैक्स जमा नहीं करवा रही, जिसके नतीजे में 25 अरब रुपए से जायद एक रकम है जो कि वाजिबुल अदा है। जब हमने ये मामला टेकअप किया तो हमने सिंध रेवेन्यू बोर्ड से मामला उनका मौक़िफ़ हासिल किया। उनके कमिश्नर से हमने बात की जिन्होंने हमें इस बात की तस्दीक की कि जो मुतलका ये शिपिंग से रिलेटेड फॉरवर्डिंग एजेंट्स हैं और उसके साथ मेर्स्क शिपिंग कंपनी है, ये सेल टैक्स 2011 के बाद जो मतलूबा सेल टैक्स था जमा नहीं करवा रही। कानून के मुताबिक लाजिम है कि जो सर्विसेज आप फराहम करती हैं और आप सिंध के अंदर बैठ के काम कर रहे हैं, आपने सालाना नहीं बल्कि माहाना बुनियादों के ऊपर आपने रिटर्न फाइल करने हैं। उस जब रिटर्न फाइल किए जाते हैं तो सिंध रेवेन्यू बोर्ड के हुकाम उसकी असेसमेंट करने के बाद इस बात का तयन करते हैं कि क्या इस मुतलका कंपनी की जानिब से मतलूबा सेल टैक्स जमा करवाया गया है या नहीं। तो उसके बाद उसका बाज़ाब्ता ऑडिट होता है और ऑडिट साबित होने के बाद कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाती है। कमिश्नर सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने इस बात की तस्दीक की है कि मेर्स्क शिपिंग कंपनी की जानिब से मतलूबा टैक्स अदा नहीं किया गया। और हैरान कुन तौर के ऊपर जब उनसे ये हमने पूछा कि जो मेर्स्क शिपिंग कंपनी के उनकी इनवॉइसेज होती हैं अपने कस्टमर को जारी की जाती हैं, उसके ऊपर सेल टैक्स का नंबर दर्ज नहीं है। तो उस कमिश्नर सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने इस बात को वाज़ेह तौर के ऊपर कहा कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड जिस कानून के तहत काम करता है उसके मुताबिक किसी भी कंपनी की जानिब से सेल टैक्स नंबर अपनी इनवॉइस के ऊपर दर्ज ना करना ये टैक्स फ्रॉड के जुमरे में आता है। और जो कंपनियां इस किस्म के टैक्स फ्रॉड के में की मुर्तकिब होती हैं उनके खिलाफ फिर कानून के मुताबिक हमने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। नोटिस हम सर्व कर रहे हैं और उनसे पूछगछ होगी। और जबकि किसी सूरत में सिंध रेवेन्यू बोर्ड 13% सेल टैक्स की छूट नहीं दे सकता। इस हवाले से अहम मामला था तो हमने तर्जुमान मेर्स्क शिपिंग कंपनी से भी रब्ता किया। उन्होंने इस हवाले से भी अपना हमें मौक़िफ़ दिया। उनका ये मौक़िफ़ था कि मेर्स्क शिपिंग कंपनी जो 18वीं तरमीम के बाद मामला ये सुबह के पास पहुंचा, मामला अदालतों में रहे, जिसकी वजह से उन्होंने ये जो सेल टैक्स की अदायगी थी वो रुक गई। तहम उनका ये कहना था कि हमने न सिर्फ मेर्स्क पाकिस्तान बल्कि दीगर शिपिंग कंपनियां एजेंट्स वो भी सेल टैक्स अदा नहीं कर रहे। जबकि कमिश्नर सिंध रेवेन्यू बोर्ड का इस हवाले से वाज़ेह दो टोक मौक़िफ़ है कि आप ये तो जी पेश नहीं कर सकते कि दीगर कंपनियां सेल टैक्स अदा नहीं कर रही तो आपको भी एग्जम्पशन हासिल है। इस हवाले से हमने जब बात की, पहले ये मामला नैब तक भी पहुंचा था, नैब कराची के पास, जहां पर अब डीजी नैब कराची हैं फारूक अवान साहब, जब वो खैबर पख्तूनख्वा में थे तो वहां पे भी उन्होंने टैक्स चोरों के खिलाफ बड़े मौसर तरीके से कार्रवाइयां की। उनके पास भी शिकायत उनको मसूल हो चुकी है और हम ये पूरी उम्मीद है कि इस हवाले से नैब को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं कुछ दीगर खबरें और मामला पे बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एक और अहम खबर है, पिछले 4 सालों में बैंक फ्रॉड्स तकरीबन 877 वाक़यात रूनुमा हुए, जिनमें 314 पब्लिक सेक्टर बैंक और जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनमें 1563 फ्रॉड हुए हैं। अजहर जतोई साहब की एक खबर है, रोज़नामा 92 न्यूज़ में भी पब्लिश है। जतोई साहब बताइएगा, ये फ्रॉड बुनियादी तौर पर किस तरीके से किए गए? क्या ई गवर्नेंस का फेलियर था, बैंक का अमला मुलव्वस था, या कोई और तरीका अपनाया गया? और इतनी बड़ी शरह, इतनी बड़ी रेशो? जी बिल्कुल, जो बैंकिंग सिस्टम है, यह बड़े अफसोसनाक सूरत हाल है कि पाकिस्तान का बैंकिंग सिस्टम अभी तक मसाइल का शिकार है। और बैंकिंग सिस्टम अगर मजबूत होगा तो मुल्क की इकानमी मजबूत होगी। इसका ताल्लुक बराह रास्त मुल्क की इकानमी से होता है। लेकिन हम देखते हैं कि अफसोसनाक वाक़यात हर साल 400 से 500 के करीब ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिसमें फ़्रॉड, करप्शन, गबन और दीगर वाक़यात हैं, उस जिसमें ज़्यादातर अमला मुलव्वस होता है, बैंकों का अमला होता है। नवाज शरीफ के दौर में सिर्फ 4 सालों के दौरान 850 से ज़्यादा वाक़यात सामने आए हैं और हर साल 400 से 500 वाक़यात हो रहे हैं। और इन वाक़यात में 12 अरब से ज़्यादा की करप्शन और गबन किया गया है। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि इसकी रिकवरी सिर्फ 50% हो चुकी है और बाकी 50% तकरीबन खू खाते ही चली गई है, मुल्क की ख़जाने से निकल चुकी है। और यही सूरत हाल आज के लिए हम देखते हैं कि माजी में भी इस तरह के वाक़यात हुए। मुशर्रफ दौर में हमने देखा कि स्टेट बैंक के गोदाम से 2 मन के करीब सोना गायब हो गया और जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में उनसे पूछा गया तो स्टेट बैंक के हुकाम ने यह फरमाया कि हमारे गोदाम में चूहे ज़्यादा हैं
और 2 मन सोना चूहे खा गए हैं। यानी कि ये सूरत हाल है पाकिस्तान के गोदामों की, ये सूरत हाल है पाकिस्तान की इकानमी के, जो कि बुनियादी रीढ़ की हड्डी है उसमें बैंकिंग सिस्टम का। और यही वजह है कि आज इंटरनेशनल स्तर पर पाकिस्तान की जो है ना वो कभी ब्लैक लिस्ट में डाला जा रहा है FATF के तहत, कभी ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी को परवान चढ़ाने के लिए लोग मुलविस हैं। तो अगर हमारा सिस्टम ये मजबूत होगा तो फिर पाकिस्तान के हवाले से बेहतर इमेज भी क्रिएट हो सकता है। जहाँ तक हम देखते हैं बैंक जो सार्फिन है वहाँ से जो टैक्सेस हैं उनकी भरमार कर रखी है। सिर्फ ATM की मद में जो पिछले साल फिगर है 5 अरब रुपए ATM निकलवाने के हवाले से जो हम रकम निकलवाते हैं 5 अरब रुपए से ज़्यादा के टैक्स लगाए गए। उसके अलावा शराब सूद देखें, बाकी चीज़ें देखें, वो उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, जबकि लोगों को सहूलतें देने के हवाले से, सार्फिन को एंटरटेन करने के हवाले से वो इंतहाई कम है। उनके पैसे की हिफाजत के लिए भी किसी किस्म के इकदाम नहीं किए जा रहे। तो हम देखते हैं कि इसी बैंकिंग सिस्टम की वजह से पाकिस्तान की बरामदात मुतासर हो रहे हैं। अमेरिका में पाकिस्तान के 2 बैंक, बड़े बैंक जो कहलाते थे पाकिस्तान के, वो काम कर रहे थे, उन्हीं के जरिए ट्रांजैक्शन होती थी। चाइना से पहले पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो थी वो बिजनेस पार्टनर अमेरिका ही था। अब चाइना बन चुका है क्योंकि उसके साथ ज़्यादा हमारे रवाबित हो चुके हैं। अफसोसनाक सूरत हाल है कि अमेरिका में दोनों बैंक बंद हो चुके हैं नाकिस कारकर्दगी की वजह से। अमेरिका ने कहा हमें नहीं ज़रूरत, और इसी तरह चाइना कई अरसे से कह रहा है पाकिस्तान को भी हमारी इकॉनमी अगर हो रही है अपने बैंक कायम करें। गुज़श्ता साल एक बैंक कायम करने का वहाँ पर एक प्लान बनाया गया था, अभी तक उसकी सूरत हाल भी इस तरह की है। तो ये बताइएगा कि 50% जुर्माना वसूल करके अरबों रुपए के फ्रॉड में मुलविस अफराद को 7 मामला निपटा दिए गए, उनको रिलीज कर दिया गया। लेकिन इस मामले के अंदर बैंकिंग कोर्ट के अंदर कितने केसेस गए? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, ये बैंकों ने FIA को कितने केसेस अरसाल किए? और जो इस तरह के बैंकिंग फ्रॉड में मुलविस अफराद थे उन्हें क्या कानूनी कार्रवाई के बाद सजा भी दिलवाई गई या नहीं? जी, इसमें जो फिक्र हमारे पास आए हैं उसमें से कुछ लोगों को तो पकड़ा गया, उनको सजाएं भी दिलवाई गई, और बाज़ औक़ात अभी जो हमें हमारे साथ जो अदाद-ओ-शुमार जो हमारे से शेयर किए जा रहे हैं, हुकूमत की तरफ से रिपोर्ट भी पेश की गई है। अक्सर बैंकिंग के मामलों को खुफिया रखा जाता है, पब्लिक नहीं किया जाता। ये भी फिनांस वजारत ख़जाना की एक रिपोर्ट थी जो कि नई हुकूमत को पेश की गई है कि माजी में क्या कुछ होता रहा है, बैंकों के साथ क्या कुछ खिलवाड़ होता रहा है। और उसमें हम देखते हैं कि ज़्यादातर बैंक बेनामी अकाउंट्स सामने आए हैं, ऐसे अकाउंट्स आए हैं जिनका कोई पता भी नहीं होता, या मरे हुए लोगों के नाम पर अकाउंट्स बनाए जाते हैं। यही वजह है कि अब नई हुकूमत ने एक नया अच्छा इकदाम किया है कि उन्होंने कहा है कि जिस तरह गुज़श्ता अदवार में मोबाइल सिम्स को बंद किया गया था, अब इस तरह के जो बैंक्स के अंदर जो अकाउंट्स हैं उनको बंद किया जाएगा, बेनामी अकाउंट्स को बंद किया जाएगा। ये जतोई साहब आप बता रहे हैं। एक और इंतहाई अहम मामला है, पंजाब हुकूमत का ये कदम है। लाहौर से सुलेमान चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। सुलेमान, अब जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है और जो अथॉरिटी है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी, वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट उसके खुले मामला देखेगी, फिर इसके साथ साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की असर नो तैनाती का एक फार्मूला दिया गया है। ये फार्मूला क्या है, और इससे पहले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ इसको कैसे तैनात किया जाता था? जी बिल्कुल, ये साबका हुकूमत ने जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 मंजूर किया था, तो उस वक्त जो ये इस एक्ट में शामिल था कि जो एजुकेशन और हेल्थ के मामलात हैं वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी देखेगी। इस हवाले से जो 2015 में इलेक्शन हुए तो जो मकामी हुकूमतें हैं वो तश्कील दी गई, लेकिन जो 2017 जनवरी 2017 में आकर जो है वो मकामी हुकूमतों को तश्कील दिया गया और उनको है वो उनको काम करने की इजाज़त दी गई एक आर्डनेंस के ज़रिए, साबका जो पंजाब हुकूमत थी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी जो हैं वो 1 जनवरी 2017 से जो काम करना शुरू हो गई। जो उस वक्त EDOs हेल्थ थे उनको जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ, जो एक नया तजर्बा था डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ का, उनका वो आर्जी तौर पर CEO लगा दिया गया। और हुकूमत का ये कहना था कि हम 3 माह के अंदर नए CEOs को तैनात करेंगे, और जो डिप्टी कमिश्नर थे उस मुतलका अजला के, उनको इन अथॉरिटीज़ का एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया गया। जो एक्ट है वो ये कहता है कि हर ज़िले के अंदर जो अस्पतालों की तामीर है, अस्पतालों के जो अखराजात हैं, अस्पतालों में जो भर्तियाँ होनी हैं और जो बीमारियों का इलाज मुआवजा है वो मकामी सतह पर ये डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ देखेंगी। लेकिन जो साबका हुकूमत थी, इन्होंने तकरीबन जो है वो 1.5 साल जो 31 मई 2017 तक इन अथॉरिटीज़ को फ़ाल नहीं किया गया और आर्जी बुनियादों पर यही काम चलाते रहे। और मई 2017 में एक ऐड दिया गया जिसके तहत इन्होंने कोशिश की कि जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ के उनको तैनात किया जा सके, लेकिन वो भी मामला जो है वो रफ़ा दफ़ा हो गया क्योंकि जो हुकूमतें जो हैं वो तब्दील हो गई और निगरान हुकूमत जो है वो आ गई। ये डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ का जो तजर्बा है ये एक नया तजर्बा है। इससे पहले EDOs हेल्थ जो वो काम करते थे, लेकिन अब जो कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव काम करेंगे, तो एक्ट के मुताबिक जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव की जो
मुस्तकिल पोस्ट थी उसको ख़त्म करके अब 3 साल कॉन्ट्रैक्ट पे उनको रखा जा रहा है। उसके लिए ये लाजमी नहीं है कि वो जो डॉक्टर्स को चीफ एग्जेक्टिव लगाया जाएगा वो एक सरकारी महकमे का हो, बल्कि ये भी है कि वो प्राइवेट शोबे से भी उसका तल्लुक़ हो सकता है, वो भी अप्लाई कर सकता है और चीफ एग्जेक्टिव तैनात हो सकता है। उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो उसकी MBBS की डिग्री PMDC की रिकगनाइज जो है मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी से मंजूर होनी चाहिए। इसके अलावा उसको 15 साल का जो तजर्बा है वो इंतज़ामी तजर्बा होना चाहिए, जिसमें का वो तजर्बा जो है वो लाजमी है कि वो उसने किसी बड़े इंस्टीट्यूट में काम किया जाओ। उसकी जो एज है वो 55 साल रखी गई है, जबकि जो उसकी सैलरी है वो मार्केट बेस तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए रखी जाएगी। साबका हुकूमत ने इस मामले को जानबूझकर जो है वो उसको अपनाया नहीं था। जब जो PTI की नई हुकूमत आई है तो इनका ये कहना था कि जो साबका हुकूमत ने हमें लोकल गवर्नमेंट एक्ट दिया है इसमें बहुत सी खामियां हैं, इसलिए हम इसको अपनाना नहीं चाह रहे, हम इसमें तरमीम करना चाह रहे हैं, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सीनियर जो सूबाई वज़ीर हैं अब्दुल हलीम खान की तरफ से एक मसवदा जो है नया एक्ट का मसवदा भी पेश किया गया है। अभी वो मसवदा जो है वो अभी पंजाब असम्बली से उसको मंजूर होना है। क्या उसमें डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ काम करेंगी या नहीं करेंगी ये तो अभी बाद में फ़ैसला होगा, लेकिन इस हुकूमत ने अचानक ये फ़ैसला किया है कि डिस्ट्रिक्ट जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं उनके CEOs को जो रेगुलर जो सरकारी मुलाजमीन हैं ग्रेड 19 और 20 होते हैं उनको हटाकर कॉन्ट्रैक्ट की सीट पर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर उनको नए CEOs को तैनात किया जाए। इसके लिए उन्होंने एक इश्तिहार भी जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक उम्मीदवार है जो ऑनलाइन जो है महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी की वेबसाइट पर जाकर वो 18 दिसंबर तक अपनी जो है वो दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। बज़ाहिर ये लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो उजरत में काम करना चाह रही हैं। यहाँ जो उनके मशीरान हैं उनको ये नहीं बताया गया कि जो हम नया एक्ट ला रहे हैं उसके मुताबिक क्या आया डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ कंटिन्यू करेंगी या फिर जो सिस्टम है वो पुराना ही चलेगा। अब जब नई हुकूमत आई तो इन्होंने पहले एक कमेटी बनाई जिसको ये मैंडेट दिया गया कि वो अद्वियात की ख़रीदारी डिस्ट्रिक्ट के लिए अद्विया की ख़रीदारी के हवाले से मैकेनिज़्म तैयार करे। वो कमेटी भी अपनी सिफारिशात तैयार ना कर सकी तो फिर डिस्ट्रिक्ट को ये हदायत की गई कि वो अपना जो मुख्तस बजट है उसमें से 75% जो बजट है वो अपना लोकल परचेज़ के तहत आर्जी तौर पर अद्वियात की ख़रीदारी कर ले। जो 25% जो बजट है वो DG हेल्थ की सरबराही में कमेटी बनाई गई, वो अपना सेंटर रेट कॉन्ट्रैक्ट देगी तो वो उसके तहत वो काम करेगी। जब उस कमेटी ने अपनी सिफारिशात जो नई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन अरशद को पेश की तो वो उनकी तजावीज़ जो हैं वो मुस्तरद कर दी गई और डिस्ट्रिक्ट को जो इख्तियार दिया गया कि वही जो है वो 100% जो अद्वियात की ख़रीदारी करे। डिस्ट्रिक्ट की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अद्वियात की ख़रीदारी तो बड़े पैमाने पर कर सके। इससे जो साबित होगा कि अद्वियात है वो शेख सुलेमान बड़ा डिटेल आपने बताया है और अब देखते हैं कि इस सारे फार्मूले पे अमल दरामद कब से हो रहा है और इस तरीके से चीफ हेल्थ ऑफिसर तैनात करने के बाद तब्दीली क्या आती है, क्या लोगों को सेहत की बुनियादी सहूलियात मैसर होंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है और आवाम का डायरेक्ट इंटरेस्ट भी इसी में है। भट्टी साहब आपकी खबर है ज़रूरी तहकीकाती काउंसिल और अब सुना यह है कि पहले तो यहाँ कागजी कार्रवाइयाँ होती थी लेकिन अब मुलाजमीन थाने पहुँच गए हैं, लाते मुक्के घुसे चल गए हैं, हुआ क्या है? फैसल देखिए ज़रूरी तहकीकाती काउंसिल जिसका क़याम का मकसद पाकिस्तान के ज़रूरी शोबे के अंदर तहकीक को फ़रोग़ देकर ज़रूरी शोबे के अंदर फ़ीक और पैदावार को में इजाफा था ताकि हमारी मुल्की मौशत के अंदर जो GDP के अंदर ज़राअत का कलीदी किरदार है, मुल्की मौशत तरक्की कर सके, किसानों के हालात बेहतर हों। लेकिन इसके बरक्स गुज़श्ता कई सालों से हम देखते हैं कि मेरिट की पासदारी ना करने के नतीजे में और उसके साथ साथ रेलिवेंट लोगों को मुतलका पोस्ट के ऊपर तैनात न करने के नतीजे में ये इदारा ज़ाती मफाद का सबसे बड़ा एक गढ़ बन चुका है। वहाँ पर आए रोज़ मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है मुलाजमीन को और वो साइंटिस्ट वो लोग जो ज़रूरी शोबे के अंदर तहकीक के हवाले से वो अपना किरदार अदा कर सकते थे। जब अकरबा परवी की बुनियाद के ऊपर टॉप पोजीशंस के ऊपर मुख्तलिफ शख्सियात को तैनात किया जाता है तो ऐसे रेलिवेंट लोगों को उठाकर दीवार से लगा दिया जाता है। ये तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जैसे कि हमने अपने प्रोग्राम में पहले भी ये मामला टेकअप किया कि चेयरमैन PRC डॉक्टर यूसुफ जफर की तैनाती का एक बहुत बड़ा मामला है जो कि एक बड़ा तनाज़ा बन चुका है। एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न ने, फिनांस डिवीज़न ने अपना रोल प्ले कर दिया, उसके ऊपर अपनी ओपिनियन जारी कर दी कि चेयरमैन पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल डॉक्टर यूसुफ जफर जिनकी MP1 में तैनाती की गई थी
MP1 में तैनाती 2 साल के लिए हो सकती है और उसके बाद अगर मजीद 3 साल की एक्सटेंशन होनी है तो उसके लिए बाज़ाब्ता तौर के ऊपर एक कमेटी उनकी परफॉर्मेंस एवेल्यूशन करेगी। अगर वो उसकी कारकर्दगी के ऊपर बेहतर कारकर्दगी साबित होती है तो उन्हें उनकी कॉन्ट्रैक्ट में एक्सटेंशन दी जाएगी। बसूरत दीगर 2 साल के बाद उन्हें घर जाना पड़ेगा, इस ओहदे को खाली करना पड़ेगा। लिताहम यहाँ पर मामला क्या हुआ, जब नोटिफिकेशन हुआ था मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में चेयरमैन PRC डॉक्टर यूसुफ जफर का अपॉइंट उन्हें MP1 स्केल में किया गया, ताहम उनका नोटिफिकेशन तकर्री का था खिलाफ MP पॉलिसी, उसके बरखिलाफ 3 साल के लिए तकर्रुर किया गया। फिनांस डिवीजन ने अपनी ओपिनियन जारी की एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से मुशावरत करने के बाद, जिसने वाजे किया है कि अक्टूबर 2016 में चेयरमैन PRC का मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल हो चुकी है, उन्हें इस ओहदे से अलग हो जाना चाहिए और फेडरल गवर्नमेंट को या तो उनकी परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन करवाए या अगर उनको इनके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड नहीं करना चाहते तो नए चेयरमैन PRC का तकर्रुर होना चाहिए ताकि PRC की मामला बेहतर तरीके में आगे चल सकें। लेकिन यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी का रोल है, लाइन मिनिस्ट्री है, वो अपना रोल प्ले नहीं कर रही, जिसके नतीजे में चेयरमैन के साथ जो मुख्तलिफ तनाज़ा थे, उनकी तकर्री का मामला था, अब उसकी रिफ्लेक्शन मिल रही है PSRC के बोर्ड के अंदर, जहां पर मामला ये हुआ कि कुछ अफसरान की मनपसंद अफसरान की पहले कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर तकर्रियाँ की गई, फिर वो बोर्ड जो नामुकम्मल है, जिन्हें इस कंपनी इस इदारे के बेहतर अफसरान तस्लीम नहीं करते, नामुकम्मल बोर्ड है, उस बोर्ड ने ग्रीड 20 में तरक्कियों की मंजूरी दे दी। वहां पर मुलाजमीन ने इस इकदाम के खिलाफ आवाज़ उठाया कि आप ये इकदाम नहीं कर सकते। सबसे पहले वफाकी हुकूमत को चाहिए कि एलिजिबल चेयरमैन PRC का अपॉइंटमेंट करे, बोर्ड की कंप्लीशन होनी चाहिए, बोर्ड की लेजिटिमेट उसके पास राइट हो, उसके मुताबिक ये काम कर सके। लेकिन जब ऐसा ना हुआ, गुज़श्ता हफ्ते PRC के अंदर जब तरक्कियों के मामले के अंदर बोर्ड की मीटिंग हुई तो फिर 2 ग्रुप्स के दरमियान बाहमी तौर के ऊपर पहले इसके ऊपर सख्त अल्फाज का तबादला हुआ, उसके बाद बात हाथापाई तक पहुंची। अल्टीमेटली थाना सेक्रेटेरिएट से रजू करना पड़ा, पुलिस की मदद हासिल की गई। अब इस वक्त नौबत ये है, सिचुएशन ये है कि दोनों ग्रुप्स की जानिब से थाना सेक्रेटेरिएट में FIR के अंदराज के लिए दरखास्तें जमा करवाई जा चुकी हैं, प्राइम मिनिस्टर को शिकायत भिजवाई जा चुकी हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस इदारे के अंदर साइंटिस्ट ने बैठकर ज़री शोबे के अंदर तहकीक करनी है, ज़री पैदावार के अंदर इजाफे के लिए अपना किरदार अदा करना है, वहाँ पर इस वक्त वो पूरा इदारा उस तहकीक से हटकर ज़ाती मफाद के ऊपर वहाँ पर लड़ाई झगड़ों का गढ़ बन चुका है। मामला क्या है कि आपने चेयरमैन PRC को उसकी जो तनाज़ा खड़ा हुआ है, बोर्ड की फॉर्मेशन का मामला था, उसको मुकम्मल नहीं किया जा रहा। वफाकी वजीर मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड नेशनल सिक्योरिटी को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि इस इदारे ने असल अपना रोल प्ले करना है। इसने सिफारिशात फेडरल गवर्नमेंट को भिजवानी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ लाइजॉन बनना है ताकि जो ज़री शोबा है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। ठीक, बड़ी साहब तहकीक तो अपनी जगह, लेकिन अब FIRों पे ज़रूर ये लोग काम कर रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ थानों में पहुंच चुके हैं। इकराम होती साहब, आपकी तरफ आऊँगा। मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान की सरमायाकार को अट्रैक्शन के लिए बहुत से इक़दाम किए जा रहे हैं, उसके लिए प्लानिंग भी की जा रही है। क्या तरीक़ाकार क्या है? आपकी खबर ये बता रही है कि सरमायाकारों को तरगीब का प्लान है, क्या प्लान है? जी, ये जो प्लान है ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा ये हो रहा है कि सरमायाकारी कम हो रही है, जो सेल्स हैं मुल्क में वो कम हो रही है, लेकिन अफराते ज़र यानी महंगाई बढ़ रही है। ऐसी सूरत में कोई प्लान देना कि वो तरक्की हो सनतों की, तो वो बहुत मुश्किल काम होता है। इसीलिए अभी तक 100 दिन मुकम्मल होने पर जो ऐलानात हो रहे हैं उसमें ये ऐलान शामिल नहीं है। इसके लिए काम किया जा रहा है। जो FBR और वजारत खजाना और तिजारत और स्टेट बैंक, ये सारे जो अदारे हैं ये लगे हुए हैं कि इसमें से इस प्लान को कामयाब बनाया जाए। कामयाब बनाने के लिए उन्होंने क्या तरीका इख्तियार किया है? सबसे पहली बात यह कि उन्होंने चुना है कि कुछ बड़ी इंडस्ट्री, कुछ दरमियानी इंडस्ट्री जिनके दरमियान आपस में लिंक बनता है, उनको तरगीबात दी जाए। फिर यह कि इनको नई टेक्नोलॉजी जो है उसके हसूल में मदद दी जाए, क्योंकि पाकिस्तान से जो एक्सपोर्ट नहीं हो रही वो नई टेक्नोलॉजी नहीं आ रही, तो उसकी वजह से भी एक्सपोर्ट नहीं हो रही। नई टेक्नोलॉजी ऐसी जो कि माल को सस्ता करे। फिर जमीन की जो लीज है, सारी दुनिया कहती है कि पाकिस्तान में लाइसेंस कारोबार के लिए लेना मुश्किल है और जमीन की लीज लेना मुश्किल है। उसको आसान करने के लिए सारे सूबों से बात की जा रही है। उसके अलावा जो लाइसेंसिंग के मराहल हैं उसको वन विंडो सिस्टम किया जाना चाहिए, करने की कोशिश की जा रही है। और उसके लिए बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है उसको मुतहर्रिक कर दिया गया है। ये 1 करोड़ मुलाजमतें देने का आगाज है। इस सारे प्लान में जो खूबसूरत बात है वो ये है
कि ये चूंकि इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ और सेल्स कम होती हुई और सरमायाकारी कम होती हुई के दौरान पेश किया जा रहा है, लिहाजा इसकी टेक्निकल वैल्यू बहुत ज्यादा है और ये 5 साल तक मौसर रहने के इसमें पोटेंशियल है। और उसके लिए स्टेट बैंक को ये कहा जा रहा है कि आप ये बताएं कि आप अपने बैंकिंग सिस्टम को चलाने के लिए इस दौरान, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम के और इस पैकेज का आपस में मुकाबला है, क्या बैंक ज्यादा पैसा खींचते हैं अपनी तरफ, क्या सनतें ज्यादा सरमायाकारी अपनी तरफ खींचती हैं, ये एक मुकाबला है। इस मुकाबले में सनतों को और बैंक को दोबारा दोनों को बैक तरक्की देने के लिए ये एक प्लान बनाया जा रहा है। होती साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया इकराम होती साहब, सुहेल इकबाल भट्टी साहब आपका, अजहर जतोई साहब आपका, दीगर नुमाइंदगान जो हमारे मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ मौजूद थे, सबका बहुत शुक्रिया। फैसल अब्बासी को आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए।